एंड वेलकम बैक। आज हम लोग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने ये जाना था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों रोटेटिंग नेचर की नहीं होती है, क्यों उसमें स्टार्टिंग टॉर्क नहीं डेवलप होता है। और स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए हमने क्या जाना था कि उसमें हम लोगों को एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और एक मेन वाइंडिंग होती है। दोनों को सप्लाई कहाँ से मिलती है? दोनों को सप्लाई मिलती है आपके मेन सप्लाई से, जो से हम वी बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोगों का मेन पर्पस क्या है? उसे स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करने के लिए हम दो वाइंडिंग की मदद से करेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट फेज। तो स्प्लिट फेज आप समझ गए। स्प्लिट फेज का मतलब होता है दो फेज। ठीक है, एक आपका हो गया मेन वाइंडिंग, ओके, और दूसरा आपका हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक, तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर क्या होता है? उसमें हम लोगों की जो दोनों वाइंडिंग्स होती हैं, एक मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दोनों का हम जो R/X का रेशो होता है, मतलब रेजिस्टेंस अपॉन X क्या होता है? आपका रिएक्टेंस। दोनों का रेशो में चेंजेस कर देते हैं। रेशो चेंज करने से क्या होगा? जब भी किसी वाइंडिंग का R/X रेशो चेंज करते हैं तो वो डायरेक्टली उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसमें लैग कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? R/X रेशो। जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा और जितना कम आपका X होगा, उतना ज़्यादा आपका कॉइल क्या होगी? रजिस्टिव। उतनी ज़्यादा कॉइल आपकी होगी रजिस्टिव। और रजिस्टिव कॉइल में करंट कैसे फ्लो होता है? वोल्टेज के इन फेज फ्लो होता है करंट, तो मतलब वोल्टेज के साथ फ्लो होता है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के दोनों करंट, मतलब कौन कौन से करंट की बात हो रही है अभी? एक करंट की बात हो रही है IA, एक करंट हो गया हमारा IA और एक हो गया हमारा मेन वाइंडिंग। तो इन दोनों करंट के बीच में हमें एंगल चाहिए, कुछ फेज डिफरेंस चाहिए। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए दोनों के बीच में आइडियल एंगल होता है। अगर ये आपका IA है और ये आपका IM है, मेन वाइंडिंग का करंट, और ये आपका हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, तो इसके बीच में हमें एंगल क्या चाहिए? 90 डिग्री आइडियल केस में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम दो कॉइल को इस्तेमाल करके कभी उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं ला सकते। ऐसा क्यों नहीं ला सकते हम? क्योंकि दोनों वाइंडिंग इंडक्टिव नेचर की हैं, और अगर एक वोल्टेज हमने अप्लाई किया और मेन वाइंडिंग मान लीजिए आप कुछ 60 डिग्री से लैग कर रही है, ये मेन वाइंडिंग का करंट है, ये 60 डिग्री से लैग कर रहा है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का भी करेगा तो लैग ही, लेकिन थोड़ा कम से करेगा। ठीक है, वो मान लीजिए 30 डिग्री से लैग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का एंगल हमारा हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा दोनों करंट के बीच में एंगल आ गया 30 डिग्री। आइडियली हमें कितने चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो फिलहाल हम सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं जिसमें हमारा एंगल अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आपकी दो वाइंडिंग हो गई, एक मेन और ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ पे R/X का रेशो ऑक्सिलरी का हमने ज़्यादा रखा है और मेन वाइंडिंग का हमने कम रखा है। तो आइए, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर रजिस्टिव ज़्यादा होगा, जो कॉइल ज़्यादा रजिस्टिव होगी वो कम लैग करेगी, तो यानी कि वो दूसरे वाले से लीड करेगी। जो ज़्यादा लैग कर रही है कौन सी? IM ज़्यादा लैग कर रही है, और IA क्योंकि ज़्यादा रजिस्टिव है, रजिस्टेंस उसमें ज़्यादा है और रिएक्टेंस उसमें कम है, तो इसलिए IA जो है वो आपका लीड करता है IM से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड इनका बराबर भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। हमें मेन हमारा पर्पस क्या है? एक फेज डिफरेंस क्रिएट करना,
दोनों करंट के बीच में, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ये हमारा V हो गया, ठीक है, ये हमारा IA करंट हो गया और ये हमारा IM करंट हो गया। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमारा आइडियली होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर कितना है, अल्फ़ा होता है 30 डिग्री ही हम जनरली कर पाते हैं इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस जो हम डेवलप कर पाते हैं। तो अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन हमने पूरी कर दी। उसमें क्या था, कंडीशन क्या थी कि 2 फेज़ होने चाहिए और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली सिंगल फेज मोटर जो हमने पहले भी बात की है, वो एक्चुअली एक 2 फेज़ मोटर होती है जिसको सप्लाई हम एक ही फेज से देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए अगर सिंगल फेज मोटर होती तो सिंगल फेज मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से बनता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब 2 फेज़ भी आ गए हैं तो 2 फेज़ की वजह से कैसे बनेगा, 2 फेज़ की वजह से थोड़ा स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा, थोड़ा सा टॉर्क भी ज़्यादा होगा और वो एंड वहीं पे करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 2 कॉइल होने से आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन दूसरी कॉइल का हमें ज़रूरत कब है, स्टार्टिंग में। तो उसे हम स्टार्टिंग में ही रखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग ऑन जब करते हैं मोटर तो उसको दोनों कॉइल के साथ ऑन करते हैं, यानी कि एक स्विच होता है जिसकी मदद से हम दोनों कॉइल को सर्किट में लाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट मोटर इस तरीके से होगी, ये जो येलो लाइन है ये स्टार्टिंग हो रही है। फिर जब मोटर 75% के आसपास स्पीड अटेन कर लेगी, 75%, जिसे यहाँ N नॉट से भी दिखाया गया है, तो जब वो 75% स्पीड अटेन कर लेगी तो उस समय हम इस स्विच को, ये जो हमारा स्विच है, ये S स्विच जो हमारा है, तो इस स्विच को हम ओपन कर देंगे, यानी कि खोल देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ये रेड वाला ही फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद हमारा जो ग्राफ फॉलो होगा वो कौन सा होगा, ऐसे करके ये नीचे आएगा और फिर रेड वाले को फॉलो करने लग जाएगा, ठीक है। तो मोटर हमने स्टार्ट करने के लिए बस सेकंड वाइंडिंग का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब मोटर एक बार घूमने लग गई, एक अच्छी स्पीड पर 70-75 की स्पीड पर पहुंच गई, तो हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको याद कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल एक स्विच होते हैं जो पर्टिकुलर स्पीड पर आके आपकी मोटर में उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मोटर अपने नॉर्मल जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है उस पर आ जाती है। तो इसे मैंने यहाँ पर ग्राफ से बनाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इस पर ये जो N नॉट दिखा है ये वो स्पीड है जिस पर स्विच को हम ऑफ कर देंगे। तो वो ग्राफ कौन सा वाला फॉलो करेगा, फिर डाउन वाला, सिर्फ मेन वाइंडिंग वाला जो ग्राफ है वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, पहला मेथड, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो अल्फ़ा है ये मात्र 30 डिग्री तक ही हम कर पा रहे थे, लेकिन आइडियली हमें 90 डिग्री चाहिए। तो अब 90 डिग्री करने के लिए हमने क्या किया, इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है, हमने कैपेसिटर ऐड कर दिए, ठीक है। तो अगला आता है कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर। तो कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर में हम ऑक्सिलरी में क्या करते हैं, कैपेसिटर को ऐड करते हैं सेम स्विचिंग मेथड से। तो जब भी किसी सर्किट में कैपेसिटर ऐड होता है तो उसमें करंट लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं और कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो वो लीडिंग होगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी में जो करंट फ्लो होगा वो एक्चुअली जो वोल्टेज अप्लाइड है उससे लीड करेगा। तो जिसे हमने IA को ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर सेकंड IM, क्योंकि IM क्या है, IM तो रिएक्टेंस है, उसमें तो इंडक्टिव करंट फ्लो करेगा, तो इंडक्टिव करंट तो लैग करता है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम 90 डिग्री अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा
कि हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ करीब करीब वैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क और ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क हमें इतना ज़्यादा मिल रहा है। और अगर ये कैपेसिटर ना होता और ये दोनों के दोनों नॉर्मल कॉइल्स होती, R/X रेशो जैसे हमने पहले केस में देखा है, तो हमने क्या देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारा ग्राफ किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क हमें दिखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर दोनों वाइंडिंग रहेंगी तो स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिलने लग गया है, लेकिन अभी भी हमें दूसरे वाइंडिंग की तो ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे वाइंडिंग की क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो हम कैपेसिटर वाली जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे आके हम क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, हमारा ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कहीं दूसरे को फॉलो करेगा, जो दूसरा ग्राफ है उसे फॉलो करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली जब मोटर स्टार्ट करेगी रोटेट करना तो वो इसे फॉलो करेगी, फिर जब हम उसे ऑफ कर देंगे तो वो सिंगल वाइंडिंग को फॉलो करेगी, ग्राफ को। इसमें एक गलती है कि ये जो रेड वाला ग्राफ है वो एक्चुअली 0 से शुरू होगा, क्योंकि मेन वाइंडिंग का ग्राफ क्या होता है, 0 से होता है, उसमें कोई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। ओके, इसमें इसके फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एक तो हमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, हमें कैपेसिटर की वजह से स्मूथ ऑपरेशन मिलता है। स्मूथ ऑपरेशन क्योंकि 90 डिग्री हमने अचीव कर लिया, तो वो नॉइज़ हट जाती है, जो टॉर्क में रिपल्स आते हैं वो हट जाते हैं। कैपेसिटर इसमें कितना होता है, करीब करीब 250 माइक्रोफैरेड से ज़्यादा होना चाहिए। और किस टाइप का कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। वो कैपेसिटर होते हैं, 2 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। जो हम डीसी सर्किट्स में यूज़ करते हैं उन्हें सेरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं। एसी सर्किट के कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स बोलते हैं। ठीक है, और स्पीड कौन सी होती है, वो जिस पे हमने स्विच को ओपन करना है वो होती है हमारी एक सेंट्रीफ्यूगल स्पीड कह सकते हैं उसे, जो 70 to 75% के आसपास होती है। ठीक है, थर्ड मेथड क्या है, अब हमने ये देख लिया कि कैपेसिटर होने से एक तो टॉर्क बढ़ता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग टॉर्क के अलावा, ये तो स्टार्टिंग टॉर्क है, हमें रनिंग टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो रनिंग टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए, तो हमें 2 कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी, एक कैपेसिटर स्टार्ट, एक कैपेसिटर रन। ठीक है, तो जो कैपेसिटर स्टार्ट होगा उस समय हम 2 कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे। तो एक को हम बोलेंगे CS मतलब कैपेसिटर स्टार्ट, और एक को बोलेंगे CR। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जो कैपेसिटर स्टार्ट है उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, CR से, क्योंकि रनिंग टाइम पे हमें ज़्यादा हैवी कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें CS की वैल्यू ज़्यादा होगी CR से। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर को सर्किट में रखेंगे और जब स्पीड हमारी 70 to 75% पहुँच जाएगी, करीब इतना, तो हम एक कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। तो यानी कि इस वाले केस में ऑक्सिलरी वाइंडिंग कंटिन्यू करती है अपना ऑपरेशन, क्योंकि इससे पहले के केसेस में हमारा क्या हो रहा था कि हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बंद ही कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को चला रहे हैं। इसीलिए जो दूसरा ग्राफ है वो 0 से ना स्टार्ट होके किसी पर्टिकुलर टॉर्क से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फॉलो इसमें बिल्कुल उसी तरीके से करेगा। पहले मेन प्लस ऑक्सिलरी विद बोथ कैपेसिटर, तो ये ऊपर वाला ग्राफ हो गया। फिर हमने एक कैपेसिटर हटा दिया तो नीचे वाले ग्राफ को फॉलो करेगा। और आपका ऑपरेटिंग रीजन कहाँ होता है, ऑपरेटिंग रीजन कहीं इस पॉइंट पर होता है। ठीक है, इसका हम ग्राफ देखेंगे तो कैसा बनेगा, तकरीबन वैसा ही बनेगा जैसे कैपेसिटर मोटर में बनता है, लेकिन यहाँ पर हम अल्फ़ा को, क्योंकि 2 कैपेसिटर्स आ गए हैं, तो यहाँ पर हम अल्फ़ा को थोड़ा 90 डिग्री से ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उससे ज़्यादा करने की। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो हमें पहले भी मिल रहा था, लेकिन अब हमें रनिंग टॉर्क भी हाई मिल रहा है। ठीक है,
और इसमें जैसे कि पहले बताया CS ग्रेटर देन होता है CR। ठीक है, तो ये 3 टाइप के मेनली मोटर होते हैं। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं हम कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी हो सकती है। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर कौन सी होगी? इसी मोटर में, कैपेसिटर रन मोटर में ही अगर हम स्विच की जगह इसे कंटिन्यू रख दें तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा कैपेसिटर रन मोटर का? कुछ टॉर्क उसमें स्टार्टिंग टॉर्क होगा क्योंकि दोनों वाइंडिंग होंगी उसमें, और इस टाइप का उसका ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई स्विच नहीं है और दोनों वाइंडिंग को हमने स्टार्टिंग में भी और रनिंग टाइम में भी दोनों टाइम पर रखा है, तो इसका ग्राफ सिंपल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की मोटर को हम क्या बोलते हैं? जिनमें स्विच नहीं होता है उसे बोलते हैं कैपेसिटर रन मोटर, क्योंकि कैपेसिटर इसमें रहेगा। ठीक है, और इस टाइप की मोटर्स को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तो अगर कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन बोला है तो यानी कि 2 कैपेसिटर हैं, और सिर्फ अगर कैपेसिटर रन बोला है तो एक कैपेसिटर है विदाउट स्विच। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक और मेथड पढ़ेंगे जो शेडेड पोल सिंगल फेस मोटर होती है। शेडेड पोल की मदद से हम कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।